बच्चों, आज हम गृह विज्ञान कक्षा 12 पार्ट 2 में दूध के प्राकृतिक रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि मनुष्य अपनी बुद्धि और यांत्रिक साधनों को इस्तेमाल करके दूध को अलग अलग रूप प्रदान किए हैं। यांत्रिक साधन और अपनी बुद्धि का प्रयोग करके दूध को अलग अलग रूप प्रदान किए हैं। इन्हीं रूपों का कुछ सामान्य परिचय नीचे दिए गए हैं। नंबर 1, दूध का प्राकृतिक रूप। दूध का जो प्राकृतिक रूप है, तो दूध का प्राकृतिक रूप जो है वो मादा पशुओं से प्राप्त होता है और विभिन्न पोषक तत्व सही मात्रा एवं अनुपात में इसमें विद्यमान रहते हैं या उपस्थित रहते हैं। किसी भी प्रकार की मिलावट दूध में नहीं होती। प्राकृतिक रूप से दूध में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। और इसके साथ साथ दूध जो होता है पौष्टिक, स्वादिष्ट एवं स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो एकमात्र आहार दूध जो है प्रत्येक मादा प्राणी की संतान के लिए होता है। तो इस प्रकार से ये दूध का प्राकृतिक रूप है। प्राकृतिक रूप क्यों है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं होती, पौष्टिक होता है, स्वादिष्ट होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है और प्रत्येक प्राणी के संतान के लिए एकमात्र आहार होता है। इसलिए हम इसे कह सकते हैं दूध एक प्राकृतिक आहार है। दूसरा जो होता है दूध या खमीरीकृत दूध है। तो जो दूध या खमीरीकृत दूध है, तो खमीरीकृत दूध का एक रूप दूध भी है। इसमें कुछ बैक्टीरिया का समावेश करके या मिला करके उसका खमीरीकरण प्राकृतिक दूध में किया जाता है। मतलब दूध में अगर हम खमीर मिला देते हैं या कुछ जीवाणु मिला देते हैं, जिसके कारण जो होता है दूध का खमीरीकरण हो जाता है। और इसी खमीरीकरण दूध के इस खमीरीकरण के कारण दूध से दही, जैसे कि ये होता है कि दूध ही दही के रूप में खमीरीकरण है, लेकिन हमें तरल जो खमीरीकृत दूध है दही को मथ कर प्राप्त किया जाता है। तो सामान्य रूप से पौष्टिक के साथ ही यह सुपाच्य भी होता है। पौष्टिक के साथ ही सुपाच्य भी होता है। तो इस तरह से अगर हम दही के रूप तरल खमीरीकृत दूध दही को मथ करके जल मिलाकर प्राप्त कर सकते हैं, तो यह पौष्टिक रूप से सुपाच्य होता है। तो इस प्रकार के दूध को खमीरीकृत दूध भी कहते हैं। पाउडर दूध में क्या होता है कि रासायनिक विधि से दूध की जो जल होता है उसको पूर्णतः सुखा दिया जाता है और दूध जो होता है चूर्ण के रूप में बन जाता है। इसे पाउडर दूध भी कहते हैं, जो देखते हैं डिब्बा बंद पैकेटों में आता है। और यह दूध जो वसा युक्त तथा वसा रहित दोनों प्रकार का बनाया जाता है। इसमें वसा युक्त और वसा रहित, वसा भी होती है, वसा नहीं भी होती है, दोनों प्रकार से यह दूध बनाया जाता है। और इसको तैयार करने के लिए प्राकृतिक दूध में विद्यमान जो जल होता है उसकी पूरी जल की मात्रा को वाष्पित कर दिया जाता है। तो जब दूध में से जल वाष्पीकृत हो जाएगा तो वह दूध शुष्क हो जाएगा और पाउडर के रूप में हो जाएगा। इसको आवश्यकता अनुसार हम कभी भी उबलते हुए जल में मिला करके घोल लेते हैं और फिर उसका उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार के दूध को पाउडर दूध कहते हैं। तीसरा इसमें होता है गाढ़ा दूध।
अब यह भी दूध का एक रूप है, लेकिन क्या होता है, रासायनिक विधि द्वारा दूध के जल को इतना सुखा दिया जाता है कि वह गाढ़े शहद के समान हो जाता है, मतलब दूध गाढ़ा हो जाता है। और इसमें शक्कर की मात्रा अधिक कर इसकी पौष्टिकता बढ़ा दी जाती है। और यह दूध मात्र 6 महीने के लिए पूर्ण रूप से सुरक्षित बंद डिब्बों में रखा जा सकता है। इसके बाद जो दूध खराब हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि इसमें अलग से विटामिन डी, ये विटामिन डी जो होता है इसमें अलग से मिला दिया जाता है और इसकी पौष्टिकता बढ़ जाती है। लेकिन इसे छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए क्योंकि ये गरिष्ठ हो जाता है, जो बच्चे के लिए सुपाच्य नहीं होता है, इसलिए इसे छोटे बच्चों को नहीं देना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो दूध होता है ये गाढ़ा दूध कहलाता है। अब देखो इसमें 4 प्रकार है दूध का। प्राकृतिक रूप, और प्राकृतिक रूप के अलावा इसमें क्या है, खमीरीकृत दूध, पाउडर दूध, गाढ़ा दूध। अब हम इसके बाद अध्ययन करेंगे दूध से निर्मित विभिन्न पदार्थ। दूध से निर्मित विभिन्न पदार्थ। दूध से हम कई ऐसे खाद्य पदार्थ का निर्माण कर सकते हैं जिनका भिन्न भिन्न रूप में प्रयोग होता है। जैसे अब दूध से कौन कौन से पदार्थ बनाए सकते हैं, क्रीम, मक्खन, घी, दही, पनीर, खोया, ये सब दूध से निर्मित खाद्य पदार्थ होते हैं। अब जैसे क्रीम है, ये क्रीम है, तो क्रीम क्या है, दूध की वसा जल से हल्की होती है। दूध की वसा जल से क्या होती है, हल्की होती है। देखते हैं दूध को हम उबालते हैं तो वसा ऊपर आ जाती है, तो दूध की वसा जल से क्या होती है, हल्की होती है। अब इसमें क्या होता है, दूध को कुछ देर स्थिर रखने से काफ़ी वसा दूध की सतह पर आ जाती है, और दूध को मथने से क्या होता है, या मशीन से वसा क्या होती है, निकाल ली जाती है। तो जो वसा निकाल ली जाती है वो क्या है, क्रीम है। और क्रीम कच्चे दूध से निकाली जाती है। तो क्रीम को भी अनेक रूपों में इस्तेमाल किया जाता है। आप देखते हैं कि केक बनता है, उसके ऊपर क्रीम लगती है। आप मार्केट में छेना मिठाई लेने आते हैं, उसके ऊपर देखिए क्रीम लगी होती है। चाय में क्रीम पड़ती है, कॉफ़ी में पड़ती है, आइसक्रीम में क्रीम का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्रीम से विभिन्न खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है क्रीम का। दूसरा होता है मक्खन। अब मक्खन क्या है, तो मक्खन देखिए इसमें क्या होता है कि कच्चे दूध से मशीन द्वारा अलग की वसा मक्खन है। कच्चे दूध से मशीन द्वारा अलग की वसा क्या है, मक्खन है। इसमें लगभग 85% वसा, पानी, खनिज लवण तथा कुछ मात्रा में केसीन पाई जाती है। ये केसीन पाई जाती है। तो केसीन व जल के कारण इसे अधिक से अधिक दिन तक सुरक्षित नहीं रखा जा सकता है। तो इस प्रकार से मक्खन को अनेक प्रकार से आहार में मिलाया जाता है। अब मक्खन का स्वाद रुचिकर होता है। आप देखते हैं मक्खन को हम ब्रेड में लगा करके उसका सेवन करते हैं, उसमें एक विशेष प्रकार की खुशबू होती है। तो इस प्रकार से
मक्खन का इस्तेमाल विभिन्न आहार में हम करते हैं। तीसरा होता है इसमें दही। दही जो है भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला क्या है? दही। दही जो होता है ये दही, दही जो तीसरा नंबर 3 है दही। दही जो होता है भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला आहार है, खाद्य पदार्थ है। और दूध को अम्ल या बैक्टीरिया से युक्त कर देने पर वह जमकर थक्के के रूप में हो जाता है। तो दही को थक्के के रूप में जमाने के लिए दूध का उचित ताप पर जामन की मात्रा तथा वातावरण का ताप आवश्यक है। तो आप देखते हैं कि दही में अम्लीय प्रभाव के कारण लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, क्योंकि दूध में लैक्टोज शर्करा होती है और यही लैक्टोज शर्करा लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित हो जाती है, जिससे दूध की प्रोटीन जम जाती है तथा वह दही में परिवर्तित हो जाता है। तो दही में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है, फास्फोरस एवं थायमीन की मात्रा बढ़ जाती है। थायमीन की मात्रा बढ़ जाती है। ये थायमीन की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि दही जो होता है अपेक्षाकृत अधिक सुपाच्य तथा शीघ्र शोषण योग्य हो जाता है। चौथा होता है घी। चौथा है घी। तो घी जो होता है भोज्य पदार्थों में घी का एक अलग स्थान है और यह दूध की क्रीम से तैयार किया जाता है। दूध की क्रीम से तैयार किया जाता है। मक्खन को गर्म करके छाछ व पानी, मक्खन को गर्म करके छाछ व पानी जब जल जाती है तो बची हुई वसा क्या कहलाती है? घी कहलाती है। और इसका विटामिन ए क्या होता है? नष्ट हो जाता है। अब इसमें वसा की प्राप्ति का मुख्य स्रोत भोजन में घी ही होता है और भोज्य पदार्थों के साथ मिला करके उसकी ऊर्जा शक्ति को क्या करता है? बढ़ा देता है। पांचवा होता है इसमें होता है छेना या पनीर। छेना या पनीर। तो हम देखते हैं कि छेना या पनीर प्राप्त करने के लिए उबलते हुए दूध में नींबू का रस या टाटरी डाल देते हैं तो दूध फट जाता है और दूध की जो प्रोटीन होती है छोटे छोटे थक्कों के रूप में जम जाती है और इस प्रकार से दूध का पानी क्या होता है? अलग हो जाता है। तो जब दूध का पानी अलग हो जाएगा और नीचे जो थक्के के रूप में जो ठोस जम जाता है उसी जमे हुए भाग को छेना या पनीर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्रोटीन होता है, वसा होता है तथा कार्बोहाइड्रेट ये तत्व विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। अब इसमें ये है कि अधिक समय वसायुक्त दूध का पनीर सख्त हो जाता है। इसे हम पनीर फाड़ लिए और अधिक समय तक रख लिए तो वह पनीर जो होता है वो सख्त हो जाता है और फिर
अगर भैंस की दूध है तो भैंस का दूध जो होता है उसका जो पनीर बनेगा या छेना बनेगा वो थोड़ा हार्ड होगा, लेकिन गाय के दूध का जो पनीर होता है वो मुलायम होता है। और पनीर को अगर अधिक स्पंजी बनाना है तो दही, टाटरी या नींबू की अपेक्षा फिटकरी से फाड़ना चाहिए। फिटकरी से फाड़ेंगे तो पनीर जो होता है स्पंजी बनेगा और इस पनीर से हम रसगुल्ला, रसमलाई, खीर मोहन आदि हम बना सकते हैं। छठवां हो गया खोया। खोया, अब दूध को एक बड़े से कढ़ाई में डाल करके उसका पानी सुखा देते हैं, तो जो ठोस भाग बचता है वो क्या होता है? खोया होता है। हम घरों में अपने खोया जो है बनाते हैं तो दूध को उबालते हैं, देखते हैं दूध धीरे धीरे गाढ़ा होने लगता है, उसका जल धीरे धीरे वाष्पीकृत हो जाता है और फिर वही खोए के रूप में हमको प्राप्त होता है। तो खोए का अधिक ताप के कारण क्या होता है? विटामिन सी समाप्त हो जाता है और लैक्टोज शर्करा जो होती है उस सांद्र अवस्था में होती है। मीठे का स्वाद जो होता है लैक्टोज शर्करा के कारण होता है। जो खोया में जो मीठापन होता है वो लैक्टोज शर्करा के कारण होता है और यह एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो दूध की तुलना में अधिक पौष्टिक होता है। खोए की प्रोटीन गाढ़ी एवं वसायुक्त होने के कारण खोया गरिष्ठ होता है और इसका इस्तेमाल विभिन्न प्रकार की मिठाइयों को बनाने में प्रयोग किया जाता है। सातवां होता है इसमें मट्ठा। मट्ठा दही को मथ कर उसकी अलग वसा कर देने के पश्चात जो भाग बचता है वो मट्ठा कहलाता है। दही को मथ कर उसकी वसा अलग जब कर देंगे तो क्या बन जाएगा? मट्ठा बन जाएगा। यह दूध से न बनकर किससे बनता है? दही से बनता है। तो वृद्धावस्था में दूध या दही की अपेक्षा मट्ठा अधिक लाभप्रद होता है। हम देखते हैं गर्मियों में मट्ठे का सेवन अधिक करते हैं। वसा का परहेज करने वालों को मट्ठा एक उत्तम पेय पदार्थ है। जिन लोगों को वसा से परहेज होता है उनको मट्ठा देना चाहिए और मट्ठा सुपाच्य भी होता है और ग्रीष्म ऋतु में इसका सेवन लाभकारी होता है। तो ये 7 जो हैं दूध से निर्मित पदार्थ क्रीम, मक्खन, दही, घी, छेना या पनीर, खोया और मट्ठा, ये 7 जो होते हैं खाद्य पदार्थ निर्मित होते हैं। किससे निर्मित होते हैं? दूध से, जिनका प्रयोग विभिन्न पकवानों में बनाने में किया जाता है। अब हम अध्ययन करेंगे दूध के उपयोग में ध्यान रखने योग्य बातें। दूध के उपयोग में ध्यान रखने योग्य बातें। क्या क्या ध्यान रखेंगे हम दूध के उपयोग में? जैसे क्या है कि नंबर 1 होता है रोगग्रस्त अगर पशु है तो दूध को आहार में नहीं सम्मिलित किया जाना चाहिए। रोगग्रसित पशुओं का दूध इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें रोग के रोगाणु होते हैं। पशु के जो रोग होते हैं उसके रोगाणु होते हैं, इसलिए हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। दूसरा ये है कि दूध रखने का बर्तन साफ सुथरा हो, स्वच्छ हो। तीसरा है दूध को कभी खुला ना रखें। दूध को कभी खुला ना रखें। चौथा होता है इसमें कि दूध को छान कर प्रयोग करें। इससे दूध को अगर नहीं छानेंगे तो उसमें पशु का बाल भी हो सकता है, तिनका हो सकता है। तो जब छान लेंगे तो ये सब
अपमार्जक जो होते हैं वो निकल जाएंगे। फिर छोटे बच्चों को थोड़ा पानी मिलाकर दूध देना चाहिए, क्योंकि गाढ़ा दूध छोटे बच्चों के लिए सुपाच्य नहीं होता है। और जहाँ तक हो कि कच्चा दूध ना पिएं, दूध में एक उबाल ज़रूर लाएं और फिर उसके बाद उसका सेवन करें। तो इस प्रकार से दूध में ध्यान रखने योग्य ये बातें हैं जो बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो आप समझ गए होंगे। फिर से एक बार हम चर्चा करते रहे इसकी कि नंबर 1 जो होता है इसमें कि दूध जो होता है वो रोगी पशु का दूध का सेवन ना करें। जो रोगी पशु हैं उनका दूध सेवन ना करें। दूसरा होता है कि दूध का जो बर्तन हो साफ़ सुथरा हो, दूध कभी खुला ना रखना, कभी खुला नहीं रखना चाहिए। छोटे बच्चों को थोड़ा पानी मिलाकर दूध देना चाहिए। दूध को छान कर प्रयोग करना चाहिए। कच्चा दूध नहीं पीना चाहिए, उसको उबाल कर पीना चाहिए। तो ये सब ध्यान रखने योग्य बातें हैं। अब अगला है कि दूध का संरक्षण। दूध का संरक्षण, दूध का संरक्षण, हम दूध का संरक्षण मतलब दूध को कैसे हम रख सकते हैं कि दूध खराब ना हो। अब देखिए इसमें क्या है कि दूध जो होता है शीघ्र ही खराब होने वाला भोज्य पदार्थ है, इसलिए अधिक समय तक सुरक्षित रखने के लिए कुछ उपाय जिनको अगर हम करें तो दूध सुरक्षित रह सकता है। नंबर 1 है इसमें दूध का पाश्चुरीकरण। दूध का पाश्चुरीकरण, ये दूध का पाश्चुरीकरण। तो देखिए क्या है कि दूध अत्यंत जो होता है उपयोगी आहार होते हुए भी ये अत्यंत कोमल भोज्य पदार्थ है। थोड़ी सी अगर असावधानी हो जाती है तो दूध अशुद्ध हो जाता है, उसके सभी तत्व क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो दूध को अशुद्ध होने से रोकने के लिए और उसके पौष्टिक तत्वों को बचाने के लिए उसका पाश्चुरीकरण कर लिया जाता है। पाश्चुरीकरण क्या है बेटा? ये पाश्चुरीकरण बहुत पूछा जाता है बोर्ड में। पाश्चुरीकरण जो होता है ये इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में पूछा जाता है। पाश्चुरीकरण में क्या होते हैं, दूध को 62 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम पर लगभग आधा घंटा जो होता है आधा घंटा तक गर्म करते हैं। कितने पर? 62 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 65 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान तक लगभग आधा घंटा तक गर्म करते हैं। तो जब इसको आधा घंटा तक गर्म कर देंगे तो दूध में उपस्थित जो हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। फिर दूध को ठंडा करके रख दिया जाता है और यह दूध स्वास्थ्य की दृष्टि से उत्तम और लाभदायक होता है। तो इसी को पाश्चुरीकरण कहते हैं। पाश्चुरीकरण में क्या होता है, दूध को हानिकारक जीवाणुओं से बचाने, दूध को खराब होने के लिए 62 डिग्री सेंटीग्रेड ताप से लेकर के 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप तक लगभग आधे घंटे तक गर्म करते हैं, जिससे जीवाणु दूध के जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और फिर दूध को ठंडा करके रख दिया जाता है और फिर यह दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। दूसरा होता है दूध का निर्जलीकरण। दूध का निर्जलीकरण। दूध का निर्जलीकरण। अब दूध का निर्जलीकरण क्या है?
अब दूध विकृत होने में थोड़े जीवाणु द्वारा भी विशेष रूप से भूमिका निभाई जाती है, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर दूध में जीवाणु पहुंच गया तो दूध नष्ट हो सकता है। तो अधिक समय तक दूध को सुरक्षित रखने के लिए उसमें उपस्थित जो जीवाणु को नष्ट करने का उपाय किया जाता है। तो जो नष्ट करने के लिए उपाय किया जाता है उसे दूध का निर्जलीकरण कहते हैं। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, 120 से 126 डिग्री सेंटीग्रेड के ताप पर कुछ ताप पर रखा जाता है। तो जब 120 से 126 डिग्री सेंटीग्रेड के उच्च ताप पर रखा जाता है तो दूध के जीवाणु इस प्रक्रिया में नष्ट हो जाता है और दूध को पूरी तरह से जीवाणु रहित कर दिया जाता है। और इसके पश्चात डिब्बाबंद बोतलों में इसको रखा जाता है। इस प्रकार से दूध 6 महीने तक खराब नहीं होता। इसे दूध का निर्जलीकरण कहते हैं। पार्श्वीकरण, यही देखिए ध्यान रखिएगा, पार्श्वीकरण निर्जलीकरण। पार्श्वीकरण में 62 डिग्री सेंटीग्रेड से 65 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर लगभग आधा घंटा गर्म करते हैं और इसमें 120 से 126 डिग्री सेंटीग्रेड उच्च ताप पर रखा जाता है, गर्म किया जाता है, जिसके पश्चात इसमें सारे जीवाणु नष्ट हो जाते हैं और फिर दूध को किसी डिब्बाबंद बोतलों में, पैकेटों में पैक किया जाता है और इस तरह से दूध लगभग 6 महीने तक खराब नहीं होता है। तो बेटा हम यहाँ तक आज वीडियो डाल रहे हैं और मैंने फर्स्ट चैप्टर का किताब का फ़ोटोकॉपी PDF बना के भेजा हुआ है, आप उसको भी देखिएगा। नोट्स जो हमने पढ़ाया हो उसी आधार पे आप नोट्स बनाते रहिएगा। धन्यवाद।